हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नेफ्रॉन। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना एक टॉपिक जिसके बारे में स्टडी करेंगे, नेफ्रॉन। देखो, नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। इससे पहले हमने मानव का हम जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम कर रहे थे, उत्सर्जन तंत्र, इस उत्सर्जन तंत्र के अंदर हमने मानव का उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम देखा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि मानव का उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा वाले पार्ट से मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में हमने स्टडी की थी कि किडनी जो होती है वो मानव में किस साइज की, किस शेप की पाई जाती है। और किडनी की हमने लंबवत काट का अध्ययन भी किया था, जिसके अंतर्गत हमने बताया था किडनी के दो भाग होते हैं। एक होता है किडनी के जो, अगर हम ऊतकीय स्तर की बात करें तो किडनी के अंदर हमें दो पार्ट दिखाई देते हैं। एक होता है कोर्टेक्स वाला पार्ट और एक होता है मेड्यूला वाला पार्ट। किडनी का जो कोर्टेक्स पार्ट होता है और एक होता है मेड्यूला वाला पार्ट। किडनी के कोर्टेक्स पार्ट की बात करें तो किडनी का कोर्टेक्स वाला जो भाग होता है वो रीनल कैप्सूल के नीचे का भाग होता है। रीनल कैप्सूल के नीचे का भाग होता है, एवं जो कोर्टेक्स पार्ट होता है वह, यानी यह सघन व कणिका में होता है। सघन और कणिका में होता है। जिसमें मैलपीगी कणिकाएं पाई जाती हैं। मैलपीगी कणिकाएं पाई जाती हैं। और हमने मेडुला वाले पार्ट की जब स्टडी की थी तो हम ये कहते हैं कोर्टेक्स के अंदर एक त्रिभुजाकार संरचना के रूप में कुछ पिरामिड पाए जाते हैं, जिन्हें हम रीनल पिरामिड कहते हैं। जिन्हें हम रीनल पिरामिड कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोर्टेक्स के बाद का जो भाग है वो मेडुला वाला पार्ट होता है। अगर हम बात करें तो किडनी की स्ट्रक्चर मैंने कल इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ इस तरीके की बनाई थी। तो देखो, यहां पे हमने रीनल वेन बनाई थी, ये बनाया था रीनल आर्टरीज, और यहां पे एक गड्ढा बनाया था जिसे हम कहते हैं हाइलम। ये है रीनल पिरामिड, यानी ये वाला जो भाग है ये तो कहलाता है कोर्टेक्स भाग, और ये वाला जो भाग है मिड पार्ट जो है वो कहलाता है मेड्यूला वाला भाग। इसको हम कहते हैं यूरेटर। ये है रीनल आर्टरी और ये है रीनल वेन। ये गड्ढा जो पाया जाता है इसे कहते हैं हाइलम या हाइलस। और यहाँ पे कोर्टेक्स की कुछ भाग पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी
रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो हमने किडनी की कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था। हम उसी के अंदर हम बात करते हैं, देखो, कोर्टेक्स और मेडुला वाले पार्ट की। तो कोर्टेक्स वाले पार्ट में या किडनी के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, जो कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो देखो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, यहाँ पे नेफ्रॉन कहलाती है। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि किडनी के कोर्टेक्स भाग में मैलपीकी कणिकाएं, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, यानी कि मैलपीकियन कॉर्पस, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहां पे मेडुला भाग की बात करें, नेफ्रॉन का समीपस्थ कुंडलित भाग और दूरस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग जो है, ये दोनों भाग पाए जाते हैं कोर्टेक्स भाग में। जबकि हम बात करें मेडुला भाग की, तो कोलेक्टिंग डक्ट जो है, कोलेक्टिंग डक्ट, या फिर हम ये कहें संग्राहक नलिका और लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये जो दोनों भाग हैं ये पाए जाते हैं नेफ्रॉन किडनी के मेडुला पार्ट में। तो हम बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात की जाए तो नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहां पर हम बात करें फ्रंट वेसल्स,
इफरेंट वेसल्स, ये है ग्लोमेरुलस, इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। ये जो है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT। समीपस्थ कुंडलित नलिका। और इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ये है आपकी DCT और इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब जो होते हैं, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो होती है अवरोही भुजा और आरोही भुजा। डिसेंडिंग लिम्ब अवरोही भुजा, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये है आरोही भुजा, असेंडिंग लिम्ब। इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। तो देखो यहां पे आपको डायग्राम के अंदर क्या कुछ दिखाई दे रहा है, यानी कि नेफ्रॉन का जो निर्माण है वो हम क्या कहते हैं, निम्नलिखित भागों से मिलकर होता है। नेफ्रॉन का जो निर्माण है इसके अंतर्गत देखो हम ये कहते हैं कि नेफ्रॉन का जो निर्माण है, एक तो होता है सबसे पहले मेलपिगी कणिकाओं के द्वारा, दूसरा जो होता है वो होता है ग्रीवा वाला भाग, और जो तीसरा है उसे हम कहते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स यानी स्त्रावी नलिकाएं, स्त्रावी नलिकाएं। तो देखो मेलपिगियन कणिकाएं क्या होती है, मेलपिगियन कणिका या मेलपिगियन बॉडी जो होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे मेलपिगियन कॉर्पल्स की अगर बात करें तो हमने कहा कि मेलपिगी कणिकाएं जो होती हैं वो ये वाला पार्ट है। बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल, मेलपिगियन कॉर्पल्स। मेलपिजियन कॉर्पल्स, CORPUSCLES कॉर्पल्स। देखो इसमें मेलपिगी कणिकाएं, मेलपिगी कणिकाएं जो होती है इसमें कौन कौन सा भाग आता है, इसके अंदर एक तो आता है ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, दूसरा आता है बोमेन संपुट वाला पार्ट,
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट मिलकर बनाते हैं मेलपिगी कणिकाएं। ग्रीवा वाला जो भाग है वो ये वाला भाग है, नेक रीजन इतना सा। और सेक्रेटरी वेसिकल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो सेक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में आपको मिलता क्या क्या है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका। यानी कि सेक्रेटरी वेसिकल्स के रूप में समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, और इसके अलावा लूप, हैनले का लूप, हैनले का लूप, और तीसरा जो पार्ट है वो हो जाएगा इसके अंदर क्या, दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित भाग कह दो या दूरस्थ कुंडलित नलिका कह दो। दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे जाके खुलती है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, संग्राहक नलिका में। अगर हम इसको अदर वे में लें तो हम क्या कहते हैं कि जो नेफ्रॉन का निर्माण है, नेफ्रॉन का निर्माण जो है वो निम्नलिखित भागों से मिलकर होता है। यानी कि हम ये कहें कि मेलपिगी कणिकाएं, नंबर 2 समीपस्थ कुंडलित नलिका, नंबर 3 दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका से पहले हैनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, या और लास्ट जो पार्ट बचता है वो आपका होता है संग्राहक नलिका या संग्रह नलिका। देखो है नेफ्रॉन का जो निर्माण है वो 5 भागों से मिलकर हो रहा है, मेलपिगी कणिकाएं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और कलेक्टिंग डक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर अपने डायग्राम की। तो देखो जो डायग्राम हमने बनाया है इसके अंतर्गत क्या होता है, किडनी के अंदर रीनल आर्टरीज प्रवेश करती है। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के अंदर, प्रीवियस डायग्राम के अंदर यहां पे दिखाया था कि किडनी के अंदर क्या प्रवेश करती है, किडनी के अंदर यहां प्रवेश कर रही है रीनल आर्टरीज, जो फर्दर आगे जाके डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर। और ये कैपिलरीज यहां पे किडनी के अंदर नेफ्रॉन वाला जो भाग होता है उसके अंदर प्रवेश करती हैं, किस रूप में, अफ्रेंट वेसल्स, और यानी अफ्रेंट वेसल्स के रूप में प्रवेश करती हैं, एफ्रेंट वेसल्स के रूप में बाहर निकल जाती हैं। अफ्रेंट वेसल्स को बोलते हैं अभिवाही धमनिका, अफ्रेंट वेसल्स को बोलते हैं हम अभिवाही धमनिका, और इसे बोलते हैं अपवाही धमनिका। तो देखो हमने क्या कहा कि नेफ्रॉन का जो निर्माण होता है, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो सबसे पहले हम बात करते हैं
कि एक किडनी के अंदर, यानी किसी मनुष्य की प्रत्येक किडनी में, यानी इस किडनी के अंदर, प्रत्येक किडनी के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है नेफ्रॉन की? तो नेफ्रॉन की संख्या 10 से 15 लाख तक होती है। किनकी संख्या की बात कर रहे हैं हम? नेफ्रॉन की संरचना की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि नेफ्रॉन की जो संख्या है वो प्रत्येक किडनी में होती है 10 से 15 लाख। और अगर हम बात करें कि जो किडनी है 10 से 15 लाख या 10 से 12 लाख भी कहीं आपको बुक्स में मिलेगा कि मनुष्य की प्रत्येक किडनी में इनकी संख्या होती है नेफ्रॉन की 10 से 15 लाख, जो कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि नेफ्रॉन ही वे स्थान है जहां पे यूरिन का निर्माण होता है। नेफ्रॉन ही, किडनी के अंदर नेफ्रॉन ही वो भाग है जिसके अंदर यूरिन का निर्माण होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखो कि नेफ्रॉन जो होती है वो लंबी, पतली व कुंडलित संरचना होती है। लंबी, पतली व कुंडलित संरचना होती है जिसका निर्माण 5 भागों से मिलकर होता है, जिसमें हम 1 बाय 1 भाग की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले किडनी के अंदर हमारी रीनल आर्टरीज प्रवेश करती हैं, जो कि फर्दर डिवाइड हो जाती हैं आगे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में या कैपिलरीज के अंदर, जिसको हम कहते हैं अफरेंट वेसल्स। ये अभिवाही धमनिका जो होती है ये रीनल आर्टरी से आने वाली एक प्रकार की ब्रांचेज ही हैं। ये नेफ्रॉन के सबसे पहले भाग में प्रवेश करती हैं और यहां पर इस तरीके से यहां से इसमें प्रवेश करेंगी, यानी कि इसमें जो हम बात करते हैं, हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। और हमने एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर हमने क्या स्टडी की है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हमने स्टडी की है कि मानव जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मनुष्य की या स्तनी प्राणियों की, तो उनमें जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है? यूरिया होता है। और जलीय प्राणियों में क्या होगा? अमोनिया होगा। इसी प्रकार बर्ड्स की बात करें तो उनमें यूरिक एसिड होता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में के अंदर बताया था कि जो अमोनिया होती है, सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? अमोनिया का ही निर्माण होता है। अमोनिया से किसका निर्माण होगा? अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। अमोनिया से यूरिया का जो निर्माण है वो एक विशेष प्रकार के चक्र के द्वारा होता है, जिसको ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स सैंसलिड चक्र कहा जाता है। वो बाद की बात है, क्योंकि इसके अंदर हम वो साइकिल भी करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले मेन बात क्या है कि किडनी के अंदर धमनियां प्रवेश करती है, जो आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे कहते हैं, इनमें से धमनी दिखा रखी है जो आपको, वो है अभिवाही धमनी। इस अभिवाही धमनी का व्यास जो होता है वो अधिक होता है। कहने का मतलब इसकी चौड़ाई जो है वो अधिक है, जिसके अंदर से ब्लड जो है तेज गति से आता है। यानी यहां से ब्लड जो है वो तेज गति से आता है। ब्लड जब तेज गति से आता है तो यहां पर ये आपको प्यालेनुमा संरचना जो दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट के ऊपर वाले भाग में एक गुच्छा बनाती है जिसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जाती है, ग्लोमेरुलस क्या है? तो अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका जो दोनों होती है, ये बोमेन कैप्सूल के बोमेन यानी बोमेन कैप्सूल जो प्यालेनुमा संरचना है उसमें एक विशेष प्रकार का ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा बनाती है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका यहाँ पे विशेष प्रकार का बंचेस बनाएंगी, एक गुच्छा बनाएंगी, जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो प्यालेनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल डबल लेयर युक्त संरचना होती है, एक दोहरी कला युक्त संरचना, डबल लेयर युक्त संरचना है, दोहरी कला युक्त संरचना होती है।
अभिवाही दंभिका से प्रवेश करता है ब्लड, यानी यहां से जो ब्लड आ रहा है वो यहाँ पे गुच्छा बनाएगा और इस गुच्छे के अंदर कुछ विशेष प्रकार के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है पोडोसाइट सेल्स। पोडोसाइट सेल्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पे कि पोडोसाइट सेल्स क्या होती है, ये होती है जो बोमेन संपुट होता है उसमें कुछ विशेष प्रकार के यहाँ पे ये डबल लेयर युक्त होती है बोमेन संपुट लेयर। बोमेन संपुट के अंदर हमने यहाँ पे कहते हैं हम यहाँ पे कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं जो इन कैपिलरीज के साथ अटैचमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं पोडोसाइट सेल्स। हम सीधी से एक नॉर्मल सी बात करते हैं कि यहाँ से ब्लड आया, ब्लड के अंदर किसकी मात्रा है, यूरिया की मात्रा है। यहां से ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो गुच्छा बना लेती है जिसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से ब्लड में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो छनकर आ जाते हैं किसके अंतर्गत, यहाँ पे छनकर आ जाएंगे ये जो बोमेन कैप्सूल वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत, जिन्हें कहते हैं, तो हम ये बात कहते हैं कि बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट प्लस ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलकर बनाते क्या है, ये बनाते हैं मेलपिगियन कॉर्पल्स, मेलपिजियन कॉर्पल्स बनाते हैं। यानी कि मेलपिजियन कॉर्पल्स या मेलपिजियन जो बॉडी का निर्माण होता है, मेलपिगी कणिका या मेलपिगी कार्य का जो निर्माण होता है वो किन दोनों भागों से मिलकर होता है, बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ये बोमेन कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस, जब ये दोनों मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं मेलपिगियन बॉडी। अब यहां से अपशिष्ट पदार्थ इस गुच्छे के अंदर से छनकर इस भाग में आ जाएंगे। जैसे ही इस भाग के अंतर्गत आएंगे तो मैंने आपको बताया इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन करेंगे तब हम इसमें पढ़ेंगे कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप्स में होता है यहाँ पे, तो उसके बारे में उसमें पहला स्टेप जो होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। तो यहाँ पर जो ब्लड है, जो ब्लड आ रहा था ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से, वो यहाँ पे गुच्छा बनाएगा, गुच्छे में से अपशिष्ट पदार्थ छन के आ जाएंगे बोमेन कैप्सूल के अंदर। इस प्रक्रिया को बोलेंगे फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया। अब यहां से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जाएंगे कौन से भाग में, नेफ्रॉन के दूसरे भाग में जिसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर पाए जाते हैं ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर्स, अंगुलीनुमा प्रवर्त पाए जाते हैं जिनको कहा जाता, जो ब्रश बॉर्डर के रूप में होते हैं, जो कि क्या करते हैं, देखो नेफ्रॉन के 5 भाग है, पांचों भागों का काम अलग अलग है। पहला भाग जो है मेलपिगियन कॉर्पल्स, इसका कार्य है कि ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको फिल्टर करना। दूरस्थ कुंडलित नलिका का क्या काम है, समीपस्थ कुंडलित नलिका का क्या भाग है, क्या काम है, समीपस्थ कुंडलित नलिका का काम है कि जो पदार्थ ब्लड में से छन चुका है, यानी ब्लड कैपिलरीज में से जो भी अपशिष्ट पदार्थ थे वो छनकर समीपस्थ कुंडलित, लगभग सारे पदार्थ छन जाते हैं यहाँ पे, सिर्फ प्रोटीन जैसे पदार्थ नहीं छन पाते जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अणुभार जो होता है अधिक होता है, वो नहीं छन पाते। या फिर हम बात करें कि प्रोटीन प्लस आरबी, प्रोटीन प्लस कॉर्पल्स जो होती हैं यानी कणिकाएं जो होती हैं वो यहाँ से नहीं छन पाती, बाकी जो चीजें हैं वो सभी के सभी छन के आ जाती हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका में। यानी कि प्लाज्मा के अंदर जो घुला हुआ पदार्थ होता है, प्लाज्मा के अंदर जितना भी तरल, प्लाज्मा जो आपका ब्लड का तरल भाग होता है जो कि ब्लड का 55% भाग बनाता है, उसमें हुए घुले हुए जल या फिर अन्य खनिज लवण जो भी है वो सभी छनकर आ जाते हैं इस भाग में, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। समीपस्थ कुंडलित नलिका में जब ये छनकर आते हैं तो सभी के सभी यदि पास आउट कर दिए जाएंगे तो हमारे शरीर में जल या फिर हम बात करें खनिज लवणों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है।
इसीलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका में पाए जाते हैं ब्रश बॉर्डर, जो कि क्या करते हैं, जो कि यहाँ पे एब्जॉर्बेशन का काम करती हैं, जिनको हम कहते हैं यहाँ पे पुनः अवशोषण। तो यहाँ से प्लाज्मा के अंदर जो पदार्थ थे उनका लगभग 90 से 95% भाग जो है वो पुनः एब्जॉर्ब कर लिया जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा, और समीपस्थ कुंडलित नलिका से वापस ब्लड में डाल दिया जाता है। ये है आरोही भुजा और दूसरी है एक अवरोही और दूसरी है आरोही भुजा। लूप ऑफ हेनले की अवरोही और आरोही भुजा। इनके अंदर देखो, ये एक आरोही भुजा है जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और एक होती है असेंडिंग लिम्ब। समीपस्थ कुंडलित नलिका का एक भाग जो है वो अवरोही भुजा से जुड़ा होता है और दूसरा भाग जो जुड़ा होता है वो किससे है, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले से है। तो हमने बात की दूसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट की देखो, ये वाला पार्ट लूप ऑफ हेनले वाला जो पार्ट है। लूप ऑफ हेनले, आपने रेगिस्तान का जहाज जिसे हम कहते हैं ऊंट के अंदर आपने विशेषता देखी होगी कि कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। हम ये कहते हैं लूप ऑफ हेनले का आकार जितना ज्यादा अधिक होता है उनमें उतनी ही कैपेसिटी पाई जाती है कि वो बिना काफी दिनों तक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऊंट जो होता है वो पानी को स्टोर रख सकता है अपने अंदर। तो लूप ऑफ हेनले जो है, यानी कि लूप ऑफ हेनले जो होता है यह वृक्क नलिका के मध्य का और समीपस्थ नलिका के का भाग होता है, जिसका आकार जो होता है यू शेप होता है। यह देखो लूप ऑफ हेनले, यह उपकला कोशिकाओं के द्वारा स्तरित रहता है, उपकला कोशिकाओं से स्तरित रहता है। इसका जो आगे इसका जो वर्णन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आप नेफ्रॉन की संरचना के बारे में जान रहे हो। तो देखो, हमने कहा पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग जो होता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का आकार कैसा होता है, यू शेप होता है। लूप ऑफ हेनले की दोनों भुजाएं जो होती हैं वो अवरोही भुजा और आरोही भुजा से जुड़ी होती है। ये है 4 नंबर पार्ट जिसको बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब आरोही भुजा का एक भाग तो लूप ऑफ हेनले से अटैचमेंट होता है और दूसरा होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका से। तो यहाँ पे ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका, यानी कि अगर हम बात करें कि यूरिन जो है वो इस वे से होता हुआ किसके अंदर आएगा, कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर आएगा। तो हमने बात किस चीज की थी, देखो हमने बात की थी कि यहां पे जो नेफ्रॉन जो होता है उसका निर्माण कितने भागों से मिलकर होता है, 5 भागों से मिलकर होता है, जिसमें हमने बात की सबसे पहले मेलपीगी कणिकाओं की, दूसरा जो भाग होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, तीसरा हेनले का लूप, चौथा दूरस्थ कुंडलित नलिका और पांचवा कोलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे इस डायग्राम को आप देख के समझ सकते हो कि किस प्रकार से जो नेफ्रॉन जो भाग है वो उसका निर्माण होता है और किस तरीके से इनके अंदर प्रोसेस होती है। बाकी देखो, बाकी इसके अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है ये एक पतली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि विशेष प्रकार की सेल्स के द्वारा स्तरित रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में जानना था कि नेफ्रॉन जो होता है किस प्रकार से और किन किन भागों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे नेफ्रॉन का अगर नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन पूछा जाता है तो आपको 1 बाय 1 इसका वर्णन देना है कि किस प्रकार से प्यालेनुमा संरचना होती है। प्यालेनुमा संरचना में अभिवाही और अपवाही धमनिका प्रवेश करती है, और जो अभिवाही और अपवाही धमनिकाएं जो होती हैं वो मिलकर किस प्रकार जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर फंक्शन, यानी कि एक प्रकार से ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। ग्लोमेरुलस जो होती है वो एक प्रकार की ब्लड कैपिलरीज है, इनमें से ब्लड छन के आएगा बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल में जो आएगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका में आते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर
जो अपशिष्ट जो प्लाज्मा के अंदर तरल पदार्थ जो होते हैं वो लगभग घुलकर समीपस्थ कुंडलित नलिका में आते हैं। इसके अलावा जल जो होता है वो भी किस में आ जाएगा, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंतर्गत आता है। सभी पदार्थों का जो यूरिन के रूप में, अगर हम ये कहें सभी पदार्थ यूरिन के माध्यम से पास आउट हो जाएंगे तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों की कमी हो जाएगी। जैसे अगर जल निकल जाएगा तो जल की कमी हो जाएगी, खनिज पदार्थ अगर निकल जाएंगे तो उनमें खनिज पदार्थों की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका बोमेन कैप्सूल के नीचे का एक कुंडलित भाग होता है, जिसका एक भाग तो बोमेन कैप्सूल से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा भाग जुड़ा होता है अवरोही भुजा से। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें 3 नंबर पार्ट की, लूप ऑफ हेनले की। तो लूप ऑफ हेनले जो होता है वो उपकला कोशिकाओं से स्तरित रहता है और इसकी आकृति कैसी होती है, यू शेप होती है। इस लूप ऑफ हेनले का आकार जितना अधिक बड़ा होगा प्राणियों में जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, हम ये कहते हैं कि प्राणियों के अंदर जो काफी दिनों तक प्यासे रहने की क्षमता जो पाई जाती है वो लूप ऑफ हेनले के कारण पाई जाती है। अब यहाँ पे बात करें अवरोही भुजा की और आरोही भुजा की, तो इनमें से एक थिक होती है और एक होती है थिन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले से होते हुए जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका का जो दूसरा भाग होता है वो तो कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा होता है और पहला भाग जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, आरोही भुजा से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे हमने बात की। और लास्ट वाला जो पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये यूरिन को एकत्र करने का एक साधन है, जिसमें से यूरिन जो है, जो यूरिन यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे उसको एकत्रित करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे यानी इकट्ठा करने का काम करेगी कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक विशेष प्रकार की डक्ट बनाती है, मोटी डक्ट बनाती है, जिसका नाम है डक्ट ऑफ बेलिनी। तो यहाँ पे हमने बात की आज नेफ्रॉन की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ इसी प्रकार की, इसी नेफ्रॉन से संबंधित हमें ये डायग्राम दोबारा चाहिए होगा, लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत इसी प्रकार की जो प्रोसेस है वही होगी जो मैंने आपको बताया कि इनमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होगी, रीएब्जॉर्वेशन की प्रोसेस होगी और सीक्रेशन की प्रोसेस होगी। यानी कि पहले पदार्थों को छाना जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में जो पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको छाना जाएगा और अपशिष्ट पदार्थों के अंदर प्रोटीन या जो ब्लड कॉर्पल्स होती है वो नहीं छन पाती है। उनका मॉलिक्यूलर वेट 67,000 से ज्यादा होता है, 67,000 से मॉलिक्यूलर वेट अधिक वाले जो पदार्थ होते हैं वो नहीं छन पाते हैं। उसके अलावा जो अधिकतर पदार्थ होते हैं वो छनकर आ जाते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका में। समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है वो इन पदार्थों को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, उनको सभी पदार्थों को आगे नहीं जाने देती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर इनका रीअब्जॉर्बेशन होगा यानी पुनः अवशोषण होगा, तो जो मटेरियल है, बाकी जो मटेरियल है वो यूरिन के रूप में या यूरिन के साथ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो अवरोही भुजा से होते हुए, हेनले के रूप से होते हुए आरोही भुजा और फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका और फिर वहां से कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।